नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को लेकर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के बिगड़े बोले मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं संजीव बालियान। पूरे परिवार को छुड़वाया था थाने से, अगर हिम्मत है तो कोई पार्टी बदलकर सरवाइव करे। संजीव बालियान रोहतक पंचायत में पहुंचे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया आह्वान, बीजेपी को हराने के लिए डाले चुनाव में वोट। कांग्रेस की प्रति दिखा नरम रुख, विपक्ष हो जाए इकट्ठा, बाद में होता रहेगा प्रधानमंत्री का फैसला। किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी ने भी दिखाया राजनीतिक चेहरा, बोले बिना सत्ता में पहुंचे नहीं हो सकता है किसानों का समाधान, इसलिए चुनावी मैदान में उतरना जरूरी। रोहतक जिले के सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में आयोजित किसान कमेरा महापंचायत में पहुंचे थे शिरकत करने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व राज्यपाल मलिक के बोल बिगड़ गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि संजीव बालियान के परिवार को थाने से मैंने कई बार छुड़वाया है, अगर हिम्मत है तो संजीव बालियान पार्टी छोड़कर सरवाइव करके दिखाएं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक रोहतक जिले के सांपला स्थित छोटूराम संग्रहालय में आयोजित किसान कमेरा महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे आह्वान करते हैं कि बीजेपी को हराने वाले लोगों को वो वोट डालें और उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। यही नहीं, इस पंचायत में पहुंचे किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी ने भी 2024 का चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने का आह्वान किया है। संजीव बालियान ने सत्यपाल मलिक को लेकर कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई भी पार्टी नहीं छोड़ी है जिसमें वो ना गए हों और पद पर रहते हुए उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। इसी के जवाब में पूर्व राज्यपाल मलिक गुस्सा हो गए और उन्होंने तो संजीव बालियान के लिए बोल दिया कि संजीव बालियान के परिवार को उन्होंने कई बार पुलिस थाने से छुड़वाया है, अगर संजीव बालियान में हिम्मत है तो वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाकर सरवाइव करके दिखाएं। भाजपा के लोग तो पागल हैं और वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। मैंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए पुलवामा जैसे मामलों को उठाया था। सत्यपाल मलिक कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति नरम रुख अख्तियार करते हुए नजर आए और बोले कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा और उसके लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस किसी जिद पर नहीं है, प्रधानमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद हो जाएगा। मलिक ने कहा कि चुनाव के दौरान वे जयंत चौधरी को भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं। इसी पंचायत में किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सत्ता में पहुंचकर ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसलिए 2024 के चुनाव में किसानों को चुनाव मैदान में उतरना होगा और उसके लिए वे रणनीति भी तैयार करेंगे। अगर भाजपा को हराने के लिए किसी राजनीतिक दल के साथ जाना पड़ा तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। बोलो मलिक साहब, आपने ये कहा कि बीजेपी को हरा दो, जिताएं किसको? जो भी उसको हराता हो उसको जिता दो। अब ये तय कर रहे हैं कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले अपोजिशन का एक ही आदमी लड़ेगा, उसको जिता दो। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, हो गया ना। जैसे बिहार में मीटिंग होनी है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष इकट्ठा होकर हरा पाएगा पार्टी? पहले हराएंगे, 77 में हराए, जब भी इकट्ठा हुए तभी हार जाते। लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर के असमंजस की स्थिति रहती है विपक्षी कोई स्थिति हमारे 10 लोग हैं प्रधानमंत्री होने लायक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इनके सामने मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश करती है, तो क्या आपको लगता है? कांग्रेस बहुत व्यवहारिक बात करती है और वो कोई जिद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या लगती है? क्योंकि डिमांड को लेकर काफी समय से किसान बैठे थे, एमएसपी की अभी पूरी नहीं हुई है, महिलाओं का मामला सामने आ गया, काफी आंदोलन सामने आ गया। इसके पीछे एक ही दिमाग है कि तुम भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो क्या लगता है कि आपके पास क्योंकि चुनाव जल्द आने वाले हैं, तो क्या नए संगठन की जरूरत है या कोई और इस तरह का संगठन तो बने बनाए हैं, अगर इकट्ठा हो जाए सब कोई हट जाएंगे, एक जगह वोट करें, जात बिरादरी से अलग होके एक जगह होके वोट कर दें। अच्छा, किसान पंचायतें अलग अलग तरीके से हो रही है, जगह जगह हो रही है, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उन पे जो अमल नहीं हो पा रहा है, क्या हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है, वोटिंग के टाइम 77 में भी ऐसे ही देखा, उसके बाद भी ऐसे ही देखा, ऐसे ही होता है। तो आज जो पंचायत हुई इसमें क्या निर्णय लिया गया? ये तो ये पता, आज तो निर्णय नहीं लिया गया, इनकी कमेटी है वो तय करेंगे क्या करेंगे। मलिक साहब, क्योंकि
आप जब से सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सवाल उठाते हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने पद पर रहते हुए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पागल हैं वो, ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। मैंने सारी बातें जो आज बोल रहा हूँ वो पद पे रहते ही हुए उठाई थी। पुलवामा मैं गवर्नर था, उसी दिन 1 घंटे के अंदर उठाया था पुलवामा का सवाल। कौन सा ऐसा सवाल है जो मैंने पद पे रहते हुए? किसानों का भी मैंने जब उठाया था तब मैं गवर्नर था। तो उन पे कोई जवाब नहीं है। पुलवामा का जवाब दे दो ना, क्यों आज तक जांच नहीं कराई? और उनकी लाशों पे आपने चुनाव लड़ा, लोगों से कहा कि भाई इनकी शहादत याद रखना, तब हमें वोट देना। क्या सत्यपाल मलिक जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इनको हरा रहा होगा उसकी मदद करूंगा। हमने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से भी एक बार आपके बारे में सवाल किया था। उन्होंने ये कहा था कि सत्यपाल मलिक ने तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां पर वो नहीं गए हों, और इमरजेंसी में भी कांग्रेस ज्वाइन कर। संजीव बालियान का भी जवाब देना पड़ेगा। मैं उसके पूरे खानदान को 10 बार थानों से छुटवा चुका हूँ। इसका पिताजी, इसकी बहन, इसका चाचा सब बनते मंसूरपुर थाने में, मैं नहीं जाके छुड़वाए। ये छोड़ के देखा ना पार्टी, एक बार पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जाना, फिर सरवाइव करना, ये आसान काम नहीं होता। ये छोड़ दे। आपकी निगाह में, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो हरा दें, आपकी निगाह में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भाई सबसे बढ़िया तो मैं हूँ, पर मुझे तो कोई बनाएगा नहीं। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जब जीत के आ जाएं तब सुन लेंगे, अभी क्यों झगड़ा करते हो? हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं तो क्या देखते हैं आप? हरियाणा के चुनाव को तो आप देखेंगे क्या होने वाला है। हरियाणा में बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। मलिक साहब, विपक्ष को एक साथ लाने में सत्यपाल मलिक का कितना योगदान है? वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस पे एग्री कर लिए हैं सब लोग कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। तो क्या लग रहा है, बन जाएगी बात? 100%, 100% ही बन जाएगा। मलिक साहब, आपने हरियाणा के बारे में कहा है, हरियाणा में अभी कोई तीसरी पार्टी उभर कर नहीं आ रही है। बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो क्या आप तीसरी को चाहते हो? आप एक ही आ जाओ जिससे हारते हो। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आह्वान करते हैं? मैं किसी को भी सपोर्ट करने के लिए आह्वान करूंगा जो इनको हरा रही हो। अच्छा सतपाल जी, आम आदमी पार्टी का क्या देखते हैं हरियाणा में, क्योंकि जिस तरह पंजाब में और दिल्ली में? मैं किसी पार्टी या व्यक्ति पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे लिए सब सम्मानित हैं और मैं सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। गुरनाम सिंह सिद्धूनिया आपके साथ मंच शेयर करते रहे हैं जी, और वो चुनाव लड़ने की बात बार बार कर रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपका क्या हो रहा है? उनकी मदद करूंगा मैं। वो संघर्षशील आदमी है, उसने MSP मनवाई, लड़के जेल जाके अभी जेल से आए हैं। एक जैन चौधरी के साथ आप काफ़ी मंचों पे साझा हुए हो, तो क्या सत्यपाल मलिक का जो झुकाव है वो RJD की तरफ है? वो बराबर है, जो हमारे एरिया में है, चौधरी साहब की पार्टी है, मैं उसमें रहा हूँ, उनकी मैं मदद करूँगा जैन चौधरी। कुल मिला के आपके बहुत सवाल हो गए। आपने ठेका दिया क्या सबका? आप मेरी बात मान, मैं आपको एक सलाह दूंगा, और ये है कि थोड़ा अपनी तरफ से भी सोचो, अपनी तरफ से भी राय दो। हमें तो आप बताओ क्या करना चाहिए। नहीं भाई, तो गुरनाम सिंह जी जैसे कह रहे थे कि किसानों को आगे आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए सत्ता के लिए। ठीक कह रहे हैं, वो धरना क्यों दें, हम राज क्यों ना बनाए, हमसे मांगे लोग। वो सही कह रहे हैं और उनने लड़के दिखाया, कामयाब होकर दिखाया। ठीक है, धन्यवाद। राम जी, पंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या एजेंडे रहे और किस तरह से आप मानते हैं ऐसी पंचायतों के क्या निर्णय रहते हैं? देखिए, आज के जो एजेंडे थे वो तो जो अग्निपथ योजना उसको रद्द करने का, जो MSP है उसको जो है उसकी गारंटी देने का, और जो महिलाओं का है उसके लिए, तो आज के एजेंडे तो यही थे। लेकिन जो देश की समस्या है, मूल समस्या है, वो ये है कि देश का आम नागरिक जो है वो गरीब हो रहा है और देश के चंद लोग जो है वो देश की संपत्ति इकट्ठे कर रहे हैं। आज 9 लोगों के पास देश के 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और 22 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हो गए जो रात को भूखे सोते हैं। हमारे 45% बच्चे आज कुपोषित हैं, 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं,
33 किसान रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब का जो अगली पीढ़ी है वो देश को छोड़ के जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम आपके माध्यम से भी और मंच से भी हमने लोगों को आह्वान करते हैं कि सारा कमेरा वर्ग जो है वो एक मंच पे इकट्ठा हो और सारा कमेरा वर्ग एक मंच पे इकट्ठा होके जो है वो सरकार में भागीदारी करे। यही इसमें का एक रास्ता है, क्योंकि सरकार में गुंडे और जो पूंजीपति है वो लोग बैठे और वो अपने पक्ष के कानून बना रहे हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। गुरनाम जी, पंजाब में चुनाव लड़ा था किसान संगठनों ने, क्या हरियाणा में भी 2024 में आप लोग चुनाव लड़ोगे? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसका आखिरी निर्णय क्या होगा, लेकिन बिना राजनीति के जो है वो देश बचेगा नहीं। जितना हमारे से प्रयास हुआ जरूर करें। तो क्या कैंडिडेट उतरेंगे मैदान में कुल मिला के? मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी रूपरेखा अभी तक तय नहीं की है, क्योंकि बिना रूपरेखा तय किए आपके सामने कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं अपने विचार बताया था और उसके लिए जो हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। 31 साल का आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इतने साल के बाद आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप जेल में भी गए, अभी इतने दिन रह करके आए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आवाज उठानी जरूरी है, चुनाव लड़े। देखिए, जेल में कितने बार गए नहीं गिनती मेरे को भी नहीं याद, और सैकड़ों केस जो है भुगत चुके हैं। अभी शायद 15-20 केस तो अभी भी दर्ज होंगे। लेकिन मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि हमारे से पहले जो लोग लगे थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और हमारे साथी बहुत से लड़ते लड़ते परमात्मा को प्यारे होंगे, चाहे 7 पीढ़ियां भी लड़े, ये हल नहीं। इनसे गलत बना हुआ कानून रुक तो सकता है, लेकिन नया कानून बन नहीं सकता। नया कानून तो विधानसभा और संसद में बैठे लोग ही बना। तो चटुनी साहब, आप लोग लेकर के आप बैठे यहाँ पर 3 मांग आपको खासतौर पर महिलाओं के लिए है, जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए या अन्य एमएसपी को लेकर के, क्या ये मांगे पहले से ही लागू है? 700 किसान जो कह रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक समस्या खत्म हो भी जाए, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म हो जाए, तीसरी शुरू हो जाती है। जो आंदोलन है वो उसका हल नहीं है। आंदोलन उस समय की समान है जो उस समय के लिए काम करता है जब चुनाव में टाइम हो। अगर एक चुनाव से दूसरे चुनाव का 5 साल का टाइम है, अगर बीच में कोई समस्या आती है तो आंदोलन के माध्यम से उसको सुलटाया जा सकता है। लेकिन जो मेजर जो बात होती है, जो मेजर कानून बनाने होते हैं, वो तो विधानसभा से बनते हैं या लोकसभा से बनते हैं। चटुनी साहब, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों को उकसा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, वो तो कुछ भी कहें लोग, अब लोगों की जुबान तो पकड़ी नहीं जाती। अब ये बताइए कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकैत को बुलाया, गुरनाम सिंह को क्यों नहीं बुलाया? योगेंद्र यादव को बुलाया, गुरनाम सिंह को क्यों नहीं बुलाया? और फिर भी लोग कहते हैं तो उनका इलाज क्या है? ये तो जितने मुंह है उतनी जुबानें हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक फिलोसफर ने ये कहा है कि अगर उससे किसी ने पूछा कि ये लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उसने कहा अगर मैं रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर दूं तो मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। तो क्या उम्मीद है कि किसी राजनीतिक पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब राजनीति जो करनी होती है, अगर हमें सुधार करना है तो कई बार कड़वे घूट भी भरने पड़ते हैं। कई बार जो है वो अभी हमारे में ना पैसा है ना ताकत है। अब समझौता जो है वो कहीं ये नहीं है कि हम उसके ये कहते कि नहीं किसी से नहीं हो सकता। हालात कैसे होंगे वैसा देखिए। अभी इस पर कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी को हराना लक्ष्य है बस? नहीं, बीजेपी को हराने का भी कोई मकसद नहीं है। बीजेपी को हरा के दूसरा कौन सा छोड़ने का आ जाएगा। हमारा मतलब है किसानों को इंटर कराना। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में, बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।